हेलो दोस्तों, सीआरएम क्लासेस इंदौर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अब हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर को। जो मोशन टॉपिक है, इसके अंदर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स जैसी कई चीज़ों को हम पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन, ये सब चीज़ें देखेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि फिज़िक्स क्या होती है, तो हमारी पुरानी वीडियोस में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं कि फ़िज़िक्स होती क्या है या उसके बारे में जनरल नॉलेज क्या होता है। तो दोस्तों पहले ये समझिए कि साइंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, मतलब जो पूरी साइंस है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसको हमने ईजी बनाने के लिए कुछ ब्रांचेस बना दी, जैसे बायोलॉजी बना दी, फिज़िक्स बना दी, केमिस्ट्री बना दी। ठीक है, फिज़िक्स भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, तो अब उसको और ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए, और ज़्यादा इजी करने के लिए हमने उसे और ज़्यादा ब्रांचेस में बांट दिया। तो ऐसी ही एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में करते क्या है, किस लिए ये ब्रांच होती है? तो मोशन से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है वो होती है मैकेनिक्स में। मोशन से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है ये होती है मैकेनिक्स में। तो अगर हम बोलें कि मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन, मतलब ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जो मोशन की स्टडी के साथ डील करती है। ठीक है, ये बात भी क्लियर है। अब हम देखेंगे, जैसे ही हमने मैकेनिक्स या मोशन की स्टडी करी, हमें एक चीज़ पता चली कि यार मोशन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या बहुत सारी वेराइटीज़ हैं मोशन में, है ना। तो मोशन की स्टडी को और सिंपल करने के लिए हमने मैकेनिक्स को ही 3 ब्रांचेस में और डिवाइड कर दिया। तो पहली ब्रांच कौन सी है? काइनेमेटिक्स, दूसरी डायनेमिक्स, फिर स्टैटिक्स। तो दोस्तों ये सब कुछ पढ़ने से पहले ये ब्रांचेस का मैंने ओवरव्यू दिया। अब हम इस ब्रांचेस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मोशन होता क्या है, मोशन का मतलब क्या होता है, ये जानेंगे। तो देखिए, मोशन को हम मोशन क्या है, हम बचपन से एक ऐसा टर्म है ये मोशन कि हम सुनते आते हैं, आराम से डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। हमें दिमाग को पहले से पता है कि मोशन होता क्या है, अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट्स मोशन के बारे में क्लियर होते हैं दिमाग के पास, पर हम उसे ध्यान से नहीं देख पाने के कारण हम बारीकी से नहीं समझ पाते। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मोशन के कुछ एग्जाम्पल देखें, तो मोशन का एक एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई व्यक्ति रोड पर चल रहा है ऐसे ही, तो वो भी हमारा दिमाग बिना किसी डेफिनेशन के, बिना किसी किताब के, दिमाग अपने आप पहचान जाता है, हाँ भाई ये जो व्यक्ति है जो चल रहा है ये मोशन में है। तो पहला एग्जाम्पल मोशन का क्या होगा? मैन वॉकिंग ऑन रोड। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल हमने देख लिया कि अगर कोई व्यक्ति रोड पर चल रहा है तो वो व्यक्ति मोशन में, हमारे दिमाग को अपने आप पता चल जाता है। ये बात भी क्लियर है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स। अगर जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं वो उड़ रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग को अपने आप पता चल जाता है, हम अपने आप जान जाते हैं बिना किसी डेफिनेशन के, बिना किसी किताबी ज्ञान के, कि वो चीज़ मोशन में है। ये बात भी क्लियर है। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्या है कि जिससे हम पता लगा पाते हैं। जैसे अगर हम एक और कोई एग्जांपल देखेंगे, तो वो ले लेते हैं रनिंग व्हीकल। रनिंग व्हीकल, तो हम एक कोई वाहन है जो चल रहा है, तो वो भी हम देखते ही पहचान जाते हैं कि भाई ये जो व्हीकल है ये मोशन में है। अब यार दिमाग को कैसे पता चलता है? तो कुछ ऐसे बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं मोशन के, जिसके कारण दिमाग अपने आप ही अंडरस्टैंड कर जाता है कि वो चीज़ या वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो देखते हैं ऐसी चीज़ें क्या हैं। तो अगर मैं उन कैरेक्टर्स को यहाँ पे लिखना चालू करूँ, तो देखते पहला कैरेक्टर कि जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है, या इन तीनों एग्जाम्पल्स में, ये जो 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, एक ये वाला, ये और ये 3 एग्जाम्पल्स जो ये मैंने लिखे हैं, इनमें कोई कॉमन चीज़ है क्या? देखते हैं। एक व्यक्ति है वो वॉक कर रहा है, तो वो व्यक्ति जब चल रहा था
तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था। इसका मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो एक जो हमारा पॉइंट हुआ वो ये हुआ चेंज इन पोजीशन। मतलब जब भी मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में या कोई व्यक्ति में, तो वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आती है कि चेंज इन पोजीशन ज़रूर होती है, कि उसकी पोजीशन में चेंज आता है। ये बात भी ठीक है। अब पोजीशन में चेंज आता है, ये हमें कैसे पता चलता है? तो जब भी वो व्यक्ति उसकी पोजीशन में चेंज आता है तो हम उसके आसपास की चीज़ों को देखते हैं कि वो अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम बोलते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति पोजीशन चेंज कर रहा है। इसका मतलब पोजीशन कैसे चेंज करेगा? विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। तो पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, है ना। दो पॉइंट हमें क्लियर हो गए कि एक तो वो पोजीशन चेंज कर रहा है और अपनी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक बात है, लेकिन एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है टाइम। कि टाइम के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन अपनी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में चेंज करे तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोशन। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मोशन। मतलब मोशन की हमें तीन प्रॉपर्टीज पता चल गई या तीन कैरेक्टर्स पता चल गए। उन कैरेक्टर्स को आइए लिख लेते हैं अच्छे से। पहला कैरेक्टर जो है वो तो है चेंज इन पोजीशन। दूसरा कैरेक्टर क्या है? चेंज इन पोजीशन, साथ में विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, है ना। तो इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि मोशन के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। पहला, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन। मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी, है ना, चेंज इन पोजीशन। अब एक और क्या था? विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। इसका मतलब वो अपने आसपास की जो उसकी चीजें हैं उनके सराउंडिंग्स में पोजीशन चेंज करेगी। विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, ये बात भी ठीक है कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल्सो। मतलब अब इसको अगर हम अच्छे से बोलें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर सर्टेन टाइम पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मतलब कोई भी बॉडी अगर समय के साथ साथ अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि वो बॉडी कैसी है? मोशन में है। ये बात एकदम क्लियर है। ठीक है, मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एकदम कि मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में तो हम कैसे जानेंगे? इन तीन सिचुएशंस को अगर कोई भी बॉडी सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब वो बॉडी कैसी है? मोशन में। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं रेस्ट क्या होता है। रेस्ट इसी के जैसा ही होगा वैसे तो आइए देखते हैं रेस्ट क्या होता है। रेस्ट में क्या होता है? अगर कोई बॉडी समय के साथ साथ अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो उसे हम बोलते हैं कि वो बॉडी रेस्ट पे है। मतलब इसमें भी हम देखें तो तीन कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन होगी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, वही सिचुएशन है। अब इसमें भी हम सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे तो यहां पे भी लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, अब तीसरी सिचुएशन, इसमें फिर से टाइम आ जाएगा। मतलब कोई भी बॉडी समय के साथ साथ
अगर अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो ऐसी बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल्सो, चलिए ये बात भी क्लियर है। तो हमने मोशन और रेस्ट को अच्छे से समझ लिया कि मोशन और रेस्ट में तीन तीन कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि चेंज इन पोजीशन होती है, कि कोई भी बॉडी अपनी, अब देखिए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति है, अगर वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चल के जा रहा है तो उसमें देखते हैं कि वो कैसे वो अपनी पोजीशन को देख पा रहा है, कि अपन कैसे बता पा रहे हैं कि वो मोशन में। पहली बात, वो अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक बात है। और जैसे जैसे समय निकल रहा है वो अपनी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। अगर तीन सिचुएशन, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। चलिए मोशन एकदम क्लियर हो गया। अगर ये पेन एट रेस्ट पे है, बहुत देर ये पेन ऐसे रखा है, थोड़ी देर पेन, अभी तक ये पेन ऐसे रखा है, तो आप देख सकते हैं अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में ये पेन समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये रेस्ट पे है। ये भी क्लियर हो गया, तीनों पॉइंट्स ये क्लियर, 3 पॉइंट्स ये क्लियर, सब कुछ सही जा रहा है। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये मोशन जनरेट होता है। किसी भी बॉडी में मोशन जनरेट होता है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से होता है, तो वो चीज़ है फोर्स। फोर्स के कारण मोशन जनरेट होता है। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक बात जानिए कि कॉज ऑफ मोशन क्या है, फोर्स, ठीक है। अब ये कैसे पता चला, तो आप ये देखिए, अगर ये पेन है, मैं इस पेन, अभी ये एट रेस्ट है, मैंने ऐसे ऊपर उछाला, ये थोड़ी देर के लिए मोशन में आया था, है ना। मोशन में इसलिए आया था क्योंकि मैंने नीचे की तरफ से इसमें फोर्स लगाया था। जैसे ही मैंने इस पर फोर्स लगाया ये मोशन में आ गया। अब जैसे हम अपने आप को मोशन में रखें, हम इधर से उधर ऐसे चल पाते हैं, तो ऐसा कैसे होता है, क्योंकि हमें फोर्स लगाना पड़ता है। हम फोर्स लगाते हैं तभी मोशन जनरेट हो पाता है। इसका मतलब हमें एक चीज़ पता और चल गई कि कॉज ऑफ मोशन होता है फोर्स। चलिए अब जो टॉपिक हमने अधूरा छोड़ा था, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स, इसको समझने में मजा आएगा क्योंकि अब आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए मोशन आपको अच्छे से पता चल गया क्या होता है, कॉज ऑफ मोशन अच्छे से पता चल गया क्या होता है। तो अब हम देखेंगे मैकेनिक्स, जो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें मोशन की स्टडी करते हैं, उसी ब्रांच को 3 अलग अलग ब्रांचेस में बांटा गया है। पहली ब्रांच है काइनेमेटिक्स, दूसरी ब्रांच है डायनेमिक्स, उसके बाद एक ब्रांच आती है स्टैटिक्स। तो सबसे पहले इन दोनों ब्रांच में, काइनेमेटिक और डायनेमिक्स में, स्टडी करते हैं मोशन की स्टडी, ठीक है। काइनेमेटिक्स में मोशन की स्टडी करेंगे, डायनेमिक्स में भी मोशन की स्टडी करेंगे। अब आप बोलेंगे तो फिर 2 ब्रांच क्यों बना दी, अगर दोनों में मोशन की ही स्टडी करते हैं तो फिर 2 ब्रांच क्यों बना दी। तो मेरे भाई एक छोटा सा डिफरेंस है, जब भी हम काइनेटिक्स की बात करते हैं इसमें कॉज ऑफ मोशन को, जो कि कॉज ऑफ मोशन है, इसको कंसीडर नहीं करते। काइनेमेटिक्स में जब भी हम स्टडी करेंगे मोशन की तो वहां पे कॉज ऑफ मोशन को इग्नोर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मोशन की स्टडी करेंगे, लेकिन वहां पे कॉज ऑफ मोशन इग्नोर कर देंगे, ठीक है। काइनेमेटिक्स क्लियर हुआ। डायनामिक्स में क्या करेंगे, डायनामिक्स में कॉज ऑफ मोशन को इंक्लूड कर देंगे, कंसीडर कर देंगे। मतलब डायनामिक्स में हम जब भी मोशन की स्टडी करेंगे तो कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर करके चलेंगे। ये भी बात क्लियर है। अब देखिए हमेशा मोशन की स्टडी तो करते नहीं रहेंगे, अगर आप मोशन की स्टडी करते हैं तो आपको रेस्ट की स्टडी भी करना पड़ेगा। तो एक ब्रांच और बनी स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स में जो भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है इनकी स्टडी करते हैं। तो इन सभी की प्रॉपर डेफिनेशंस आपको नोट्स में मिल जाएंगी, तो आप उनसे एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये 3 मार्कर में पूछी जाती हैं। व्हाट इज काइनेमेटिक्स, व्हाट इज डायनामिक्स, ये चीज़ 3 मार्कर में आ जाती हैं पेपर 3 में। तो अब देखते हैं ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है ना। अब हम एक और चीज़ पढ़ेंगे कि मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स।
मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। अब ऐसा इस चीज का मतलब क्या है ये भी हम जानते हैं। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव टर्म्स। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा है, हम दोनों को हम लोग रेस्ट पे लगेंगे, मतलब मुझे वो व्यक्ति रेस्ट पे लगेगा, उसे मैं रेस्ट पे लगूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपनी सराउंडिंग्स, मतलब जो आसपास में सीट वगैरह हैं, जो आसपास में पैसेंजर्स हैं, उनके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को समय के साथ चेंज नहीं कर रहे। बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात कि दोनों को आपस में हम लोग रेस्ट पे लगेंगे। अब क्या हुआ, उस ट्रेन ने धीरे धीरे आगे चलना चालू किया, प्लेटफॉर्म से धीरे 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 बढ़ना चालू किया। तो एक तीसरा व्यक्ति था जो खिड़की से हमें देख रहा था, उसे मैं मोशन में लगने लगा और सामने वाला व्यक्ति भी मोशन में लग रहा था, लेकिन उस व्यक्ति को मैं मोशन में लग रहा था क्योंकि मैं उसके सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग या उसके सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करने लगा था। इसीलिए उस व्यक्ति को मैं कैसा लग रहा था, मोशन में। और जो मेरे सामने व्यक्ति बैठा है उसको मैं अभी भी एट रेस्ट पे लग रहा था, क्योंकि मैं उसके सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को समय के साथ चेंज नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब ये है, एक सिचुएशन में कोई बॉडी किसी व्यक्ति या किसी तरीके से एट रेस्ट पे है अगर, तो वही बॉडी दूसरी सिचुएशन में इन मोशन भी हो सकती है। इसका मतलब द सेम ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस कैन बी इन मोशन और इन रेस्ट। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हो गई कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो किसी सिचुएशन में मोशन में है और किसी सिचुएशन में एट रेस्ट पर है। अब इसका एक और एग्जांपल, मतलब उस एग्जांपल में आपको समझ में आ गया होगा कि एक व्यक्ति को मैं सेम टाइम पे एट रेस्ट लग रहा हूँ और दूसरे व्यक्ति को मैं सेम टाइम पे एट मोशन लग रहा हूँ। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मानिए मैंने बोला कि मैं किसी भी एक घर में एट रेस्ट पर बैठा हूँ, तो मैं क्या हो गया, रेस्ट पर हो गया। अब मैं रेस्ट पर कैसे हो गया? द पर्सन सिटिंग इन अ होम इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में मैं एट रेस्ट पे हूं, है ना। ये बात क्लियर है। हम अर्थ को रेफरेंस मान के चलते हैं, स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं जैसे, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में मैं बिल्कुल रेस्ट पर हूं। ठीक है, अब मैं द सेम पर्सन इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लैनेट्स। अगर अदर प्लैनेट्स की बात करें तो सेम जो वह व्यक्ति जो अपने घर में बैठा है वो मोशन में होगा। ऐसे कैसे? वो व्यक्ति जो अपने घर पे बैठा है वो अर्थ पर है और अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है और साथ में रिवॉल्व भी कर रही है सूर्य के चारों ओर, है ना। तो इसका मतलब अदर प्लैनेट्स के केस में वो सेम व्यक्ति मोशन में है और अर्थ के रिस्पेक्ट में वो सेम व्यक्ति रेस्ट पर है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि रेस्ट और मोशन नज़रिए की बात है, सराउंडिंग्स की बात है कि आप अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग में किस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं। अब ये हम सराउंडिंग्स की बात क्यों करते हैं? सराउंडिंग्स की बात क्यों करते हैं? ऐसा क्यों नहीं लेते कि एक ही साथ सब कुछ देख लें, सराउंडिंग्स को स्किप कर दें, सराउंडिंग्स टर्म का यूज़ ना करें। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर हम रियलिटी देखें तो हमारे यूनिवर्स में कोई भी बॉडी एट रेस्ट पर नहीं है, सभी बॉडीज मोशन में हैं। हमारा यूनिवर्स कंटिन्यूअस एक्सपेंड कर रहा है ना। कई ऐसी थ्योरीज हैं, बिग बैंग थ्योरी वगैरह, जिससे आप समझ पाएंगे कि हमारा यूनिवर्स ही कंटिन्यूअस फैल रहा है, कंटिन्यूअस एक्सपेंड कर रहा है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग या उस रूल के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें मोशन में हैं। लेकिन साइंस की स्टडी को सिंपल बनाने के लिए हम एक छोटे से सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में देखते कि कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। मतलब अगर इस मार्कर का देखेंगे तो इसके आसपास की चीज़ों को बस देखेंगे कि ये उनके अकॉर्डिंग ये बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम आगे का टॉपिक देखेंगे। आप एक बार अच्छे से इस बोर्ड को देख लीजिए।
तो चलिए दोस्तों अब कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हमें आगे स्टडी में बहुत हेल्प करेंगे, इसी चैप्टर में जो आगे हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट्स। हम जानेंगे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। दोस्तों ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से फिजिक्स में जो भी कुछ फिनोमेनास होते हैं वो उनकी स्टडी करना बहुत ही आसान हो जाता है। आइए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि अगर कोई बॉडी अपनी साइज के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा लेंथ का डिस्टेंस कवर करे तो उस ऑब्जेक्ट को हम एज अ पॉइंट मास ले सकते हैं। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए एक कार है, ये 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, 500 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करती है। अब 500 किलोमीटर का डिस्टेंस इस कार की साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है। तो इस वाली सिचुएशन में या इस फिनोमेना में हम इस कार को एज अ पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, या हम इसकी जितनी भी स्टडी करेंगे उसमें इस कार को पॉइंट लेकर स्टडी कर सकते हैं या पॉइंट मास लेकर स्टडी कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के कॉन्सेप्ट पर हम कई बड़ी बड़ी स्टडीज़ कर पाए हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल ये है कि जब हम सोलर सिस्टम पढ़ते हैं या स्पेस टेक पढ़ते हैं या केपलर्स लॉ पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे हम जो प्लैनेट्स होते हैं, मान लीजिए अर्थ है। अब अर्थ हमें पता है ऐसे तो बहुत बड़ी है, हम ही अर्थ पर रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो इसको एज अ पॉइंट मास लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है उस ऑर्बिट की लेंथ जो है वो अर्थ के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसीलिए इस अर्थ को कैसे ले सकते हैं हम, या किसी भी प्लेनेट को पॉइंट मास ले सकते हैं इस वाली सिचुएशन में। तो आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास अच्छे से समझ आया होगा। इसका यूज टाइप्स ऑफ मोशन में आगे होगा। तो अब एक और ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी हमें मदद से मोशन की स्टडी में हेल्प होगी, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ऑब्जर्वर के पास 3 एक्सिस हैं, ठीक है। एक ऑब्जर्वर के पास एक क्लॉक है और 3 एक्सिस हैं, मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और ये जो ऑब्जर्वर है ये किसी भी एक ऑब्जेक्ट की या किसी भी एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की या बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकता है इन एक्सिस की हेल्प से, वो भी समय को ध्यान में रख के, है ना। तो इस पूरे सिस्टम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको मोशन के नेचर के बारे में जानना है। कैसे? अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको आई होप अच्छे से समझ आया होगा। एक बार आप इसकी डेफिनेशन को अगर सिंपली रीड करेंगे नोट से तो और ज़्यादा आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हम एप्लीकेशंस देखते हैं। तो अगर कोई भी एक बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस का, इसमें 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो कोई भी एक बॉडी अगर एक्स एक्सिस को यूज करके कोई भी मोशन करेगी, मतलब एक्स एक्सिस पर अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, तो कैसे करेगी? मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी है, ये बॉडी अपनी पोजीशन सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर चेंज कर रही है, ना ही तो वो वाई एक्सिस पर कोई चेंज ला रही है, ना ही जेड एक्सिस पर कोई चेंज ला रही है। तो देखिए डायमेंशंस कितने हैं हमारे पास? एक्स एक्सिस एक डायमेंशन, वाई एक्सिस दूसरा डायमेंशन, जेड एक्सिस तीसरा डायमेंशन। इसमें होता ये है कि जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, ये अलग अलग डायमेंशंस हैं। अगर इन डायमेंशंस को हम देखें तो ये अगर हम 3D में देखें तो ऐसे होंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, तो ये तो हो गया 2 डायमेंशनल क्योंकि ये 2 डायमेंशन है। और एक और अगर हम एक्सिस लगाते हैं जेड एक्सिस, ये हमने ऐसे जेड एक्सिस लगा दिया, तो अब ये जो एक्सिस बन गया है ये 3 डायमेंशनल एक्सिस बन गई, मतलब ये 3 डायमेंशंस आ गए हमारे सामने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो आइए इनकी अब आपको ये क्लियरिटी हो गई कि दिखते कैसे हैं। अब देखते हैं अगर कोई सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो ऐसे केस में कैसा मोशन होगा?
वन डायमेंशनल मोशन। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन को यूज कर रहा है जो कि है एक्स एक्सिस या एक्स डायमेंशन। ठीक है, अगर कोई अब इसका एग्जांपल तो कोई भी हो सकता है कि मान लीजिए एक जानवर है, वो एक सीधी रोड पर सीधे सीधे एक ही लाइन में जा रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्स एक्सिस पर, या कोई इंसेक्ट है वो सीधा सीधा एक ही लाइन में जा रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो वो वन डायमेंशनल मोशन होगा। ठीक बात है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के साथ में वाई एक्सिस पर भी अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो ऐसी कंडीशन में हम उस मोशन को बोलेंगे कि वो मोशन टू डायमेंशनल मोशन है। अब इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे? तो मान लीजिए हम एक प्लेन पेपर पर अपने पेन से कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, मैं जैसे इस पर ऐसे ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैं एक्स एक्सिस को भी यूज कर रहा हूं, वाई एक्सिस को भी यूज कर रहा हूं, है ना, सेम टाइम पे। तो जो पेन का मोशन होगा, पेन की निप का मोशन होगा पेपर के ऊपर, वो कैसा होगा? टू डायमेंशनल मोशन। और सिंपल एग्जांपल देखें अगर, तो मान लीजिए मैंने यहां से किसी पत्थर को थ्रो किया, ऐसे हवा में थ्रो किया किसी पत्थर को, तो वो यूं इस तरीके से जाके यहां पे गिर गया, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, वो वाई एक्सिस भी यूज कर रहा है। देखिए वाई एक्सिस पर भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, पहले यहां पर था, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर आखिरी में यहां पर आ गया। तो वो वाई एक्सिस पर भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था, लेकिन साथ ही में वो अपनी एक्स एक्सिस पर भी पोजीशन चेंज कर रहा था। जब वो वाई एक्सिस पर यहां आया तो एक्स एक्सिस पर यहां आ गया, फिर यहां, ऐसे इस तरीके से वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था। तो इस केस में क्या होगा, वो जो मोशन होगा वो कैसा कहलाएगा? टू डायमेंशनल मोशन। अब मानिए थ्री डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल लेते हैं। तो थ्री डायमेंशनल मोशन में तो कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए हम जब कोई भी मोशन करते हैं तो हम थ्री डायमेंशनल, जितने भी 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, वो अगर एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ साथ जेड एक्सिस का यूज अपने मोशन में कर रहे हैं, तो वो कैसे होंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन। जैसे हमारा फैन है वो रोटेट कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं फैन ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो वो कैसे, वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो ऐसे केस में वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस सभी एक्सिस का यूज कर रहा है, इसलिए वो क्या होगा? थ्री डायमेंशनल मोशन। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कार के जो वाइपर्स लगे होते हैं वो कैसे मोशन करते हैं? वो इस तरीके से मोशन करते हैं। अब ये वाला जो मोशन है ये टू डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सिर्फ दोनों एक्सिस का यूज करके अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा है, ठीक है। उसी के विपरीत जो फैन घूमता है वो 3D में घूमता है ना, तीनों एक्सिस का यूज करता है वो। इसीलिए फैन को हम क्या बोलेंगे? या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई बलून है, वो हमने बलून को छोड़ दिया हवा में, अब बलून क्या है? ऐसे 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 हवा में उड़ते जा रहा है, इस तरीके से हवा में उड़ते जा रहा है। मान लीजिए एक बलून है, इसको हमने ऐसे छोड़ दिया हवा में, तो ये क्या कर रहा है? कभी इस डायरेक्शन में जाता, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, है ना। और कभी ये इस साइड भी आता है, इस साइड भी आता है। इसका मतलब ये 3D में कर रहा है अपना मोशन। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन। तो यही सब थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एप्लीकेशंस। तो फ्रेंड्स आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आप एक बार इस बोर्ड को अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जब अब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास समझ लिया है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ लिया है, तो अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो मोशन का टाइप है वो है रेक्टिलिनियर मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे, हमें पता है कि पॉइंट मास क्या होता है। तो रेक्टिलिनियर मोशन में हम किसकी बात करेंगे? पॉइंट मास की बात करेंगे। इसमें बात किसकी करेंगे? पॉइंट मास की। और ट्रांसलेटरी मोशन में किसकी बात करेंगे? एक बॉडी की। अब बॉडी और पॉइंट मास में क्या डिफरेंस रहता है? तो देखिए, जब भी हम पॉइंट मास की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट होता है। लेकिन जब हम बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पॉइंट्स होते हैं या पॉइंट मासेस होते हैं। मतलब बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलकर एक बॉडी बनती है। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या है।
तो जब भी कोई पॉइंट मास ऑब्जेक्ट या कोई पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इजी है, जितने कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं उनके हिसाब से बहुत इजी है कि रेक्टिलिनियर मोशन वो मोशन है जिसमें कोई पॉइंट मास ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में या एक ही डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर सिंगल लाइन में ट्रेवल करता है या मूव करता है, तो उसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, एक लाइन पर मोशन होता है ये एक ही डायरेक्शन में। ये जो पॉइंट मास था ये थोड़ा इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, समझ में आया कि ये एक ही लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, तो ये उसी से मिलता जुलता है। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है कि एक बॉडी रहती है, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसके मान लीजिए पूरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से पूरे जितने पॉइंट मास से ये बॉडी मिलकर बनी है वो तो बना नहीं सकते, तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने सिर्फ 2 पॉइंट मासेस बना लिए जिन्होंने इस बॉडी को बनाया है। तो इसके जो पॉइंट मासेस हैं या जो पॉइंट्स हैं जिससे ये बनी हैं, ये इस तरीके का मोशन करेगी बॉडी कि ये सभी पॉइंट मास इस पैरेलल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। ये देखिए, ये पैरेलल, ये मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, स्लाइड कर रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन से ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है। तो ये जो ऊपर वाले ये 2 पॉइंट मासेस हैं, ये दोनों पॉइंट मासेस जिस लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। देखिए ना, ये जो लाइन है ये ऐसे गई, ऊपर का जो पार्टिकल था वो इस लाइन से ट्रेवल कर रहा है, इस लाइन पर ट्रेवल कर रहा, दोनों लाइन कैसी हैं आपस में, पैरेलल हैं। ठीक है, ये बात भी क्लियर हुई। इसका एक और पॉइंट आता है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, एक मतलब कैसे, मान लीजिए ये टाइम t1 है, मान लीजिए ये टाइम t1 है, ठीक है, और ये इधर पे जैसे ही ऑब्जेक्ट आया तो ये टाइम t2 है। ठीक है, अब मानिए ये ऑब्जेक्ट टाइम t1 मतलब ये 2 पॉइंट मास टाइम t1 में यहाँ पर थे और टाइम t2 में दोनों पॉइंट मास उठ के सेम पोजीशन पर आ गए, मतलब यहाँ पर आ गए, ये जो जगह है यहाँ पर आ गए। तो इन्होंने किया ना, इक्वल टाइम इंटरवल्स में दोनों पॉइंट मास एक ही जगह पर जा रहे हैं। अब देखना t3 टाइम पर ये दोनों पॉइंट मास एक साथ इस वाली पोजीशन पर आ गए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पॉइंट मास तो फिक्स्ड है ना उस किसी बॉडी में, तो जैसे जैसी बॉडी चलेगी उसी हिसाब से ये साथ में ही चलेंगे ना, और साथ में चलेंगे तो इसमें क्या होगा, ऊपर वाला या जितने भी पॉइंट मास हैं वो आपस में ऐसी स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करेंगे जो आपस में पैरेलल है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ट्रांसलेटरी मोशन अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक एग्जांपल है जिसमें एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे स्लिप कर रही है। अब एक और बात, जो रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन है, ये दोनों मोशन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकते हैं। दोस्तों ये जो 2 टर्म है यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये फ्रेंड्स समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अब सेकंड जो टाइप है मोशन का वो है सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। अब दोनों में फिर से डिफरेंस है थोड़ा सा, तो आइए समझते हैं ये मोशन होते क्या हैं। सर्कुलर मोशन की जब भी हम बात करेंगे तो पॉइंट मास की बात करेंगे। अपन पॉइंट मास अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक पॉइंट किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस पर जब ट्रेवल करता है तो उस सरकमफेरेंस के ट्रेवल करने को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे ये पॉइंट है, ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में ऐसे 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 ट्रेवल कर रहा है और वापस अपनी पोजीशन पर आ रहा है और वापस उस सर्कुलर मोशन पर इस सर्कल पे ट्रेवल कर रहा है। ये सर्कल है, इस पर ट्रेवल कर रहा है। तो होता क्या है, ये पॉइंट क्या कर रहा है इस सिचुएशन में, एक सर्कुलर मोशन। तो आपको सर्कुलर मोशन बहुत ही सिंपल होता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब समझते हैं रोटेटरी मोशन क्या होता है। जब रोटेटरी मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक सिंगल पॉइंट मास की बात नहीं करते, यहाँ पे बात करते हैं पूरी बॉडी की। तो बॉडी आपको पता है क्या होती है, बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलकर बनी होती है।
तो इस मोशन में क्या होता है कि मान लीजिए ये एक फैन है, फैन की ये ब्लेड्स हैं, है ना, ये ब्लेड्स के मान लीजिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या पॉइंट मासेस, बहुत सारे पॉइंट मासेस से बनी है। तो अपनी सिंप्लिसिटी या इजी बनाने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट मासेस को चूज कर लिया, है ना। अब हम देखेंगे कि जब ये फैन घूमेगा तो होता क्या है, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये एक इस तरीके से सर्कल बनाएगा, ठीक है, और उसी के साथ मतलब साइमल्टेनियसली सेम टू सेम उसी टाइम पर ये जो पॉइंट होगा ये एक इस तरीके से सर्कल बनाएगा। ऐसा तीनों ब्लेड्स में होगा, लेकिन हम समझने के लिए सिर्फ एक ब्लेड के पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्लेड्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस हैं, सभी ऐसा बिहेवियर करेंगे, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ 2 को लेकर चल रहे हैं। तो अब देखिए ये जो सर्कल बने, इनका जो सेंटर होगा वो इस यहां पर आएगा, है ना। तो इस वाले जो ये वाला सर्कल ये पॉइंट बना रहा है, इसका सेंटर भी यहां पे आया। ये वाला सर्कल जो पॉइंट बना रहा है, इसका सेंटर भी यहां पे आया, है ना। तो इसका मतलब जो जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो सर्कुलर मोशन करेंगे, वो भी, क्योंकि ये अगर इस पार्टिकल की बात करें तो ये तो ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, इस पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करें तो ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो सर्कुलर मोशन करेंगे, लेकिन कोसेंट्रिक सर्कल्स के ऑर्बिट पर, मतलब कोसेंट्रिक सर्कल के ऑर्बिट मतलब जितने भी पार्टिकल्स ये सर्कल बनाएंगे उन सभी सर्कल्स का या सभी सर्कुलर पाथ्स का जो सेंटर होगा वो एक ही होगा, वो होगा ये। चलो इतनी बात क्लियर है। अब ये जो सेंटर है यहां से एक एक्सिस की मदद से ये रोटेट कर रहा होगा, और जैसे ये वाली जो एक्सिस ये सेंटर पर आई है, यही एक्सिस है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके रोटेशन के लिए। तो ये जो एक्सिस कहलाएगी, ये एक्सिस कहलाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब ठीक है, रोटेटरी मोशन में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में सर्कुलर मोशन करते हैं, और जो पूरी बॉडी होती है वो रोटेटरी मोशन करती है। और जो बीच में जो एक्सिस होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के सेंटर पे जो एक्सिस होता है उसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल फ्रेंड्स ये है कि हमारा जो फैन होता है वो जब रोटेट करता है अपनी उस पे पोजीशन पे, तो उसी रोटेशनल मोशन को हम बोलते हैं, उसी मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। अब आपको समझ में आया कि सर्कुलर मोशन में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट की बात करते हैं, लेकिन जब एक बॉडी की बात आती है तो वहां पे आता है रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन। तो फ्रेंड्स आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए एग्जाम्पल। फ्रेंड्स हमने अच्छे से समझ लिया कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, रोटेटरी मोशन क्या होता है। तो आइए इनके कुछ कॉमन एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हम सर्कुलर मोशन का कॉमन एग्जांपल देखें तो अगर हम अर्थ को एक पॉइंट मास माने तो अर्थ अपने ऑर्बिट पर कौन सा मोशन करेगी, वो सर्कुलर मोशन करेगी। तो क्या बोलेंगे इसमें अपन, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एक क्या है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है, ये बात भी ठीक है। ऐसे कई एग्जाम्पल आप अपने मन से बना सकते हैं, डेली लाइफ में ढेरों सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे सर्कुलर मोशन के। अब अगर रोटेटरी मोशन का कोई एग्जाम्पल लें तो एक तो यही हो गया फैन, है ना। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें कोई कॉमन एग्जाम्पल, तो फिर से हम अर्थ को लें तो जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, इस तरीके से ये रोटेट करती है ना। तो एक ये हो गया रोटेशन ऑफ अर्थ, एक ये एग्जांपल हो गया रोटेशन ऑफ अर्थ। ऐसे फ्रेंड्स आप ढेरों सारे एग्जांपल्स को ट्राई करिए डेली लाइफ से निकालने के लिए। इससे आपके फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। मतलब जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा यहाँ पे उसको आप डेली लाइफ से रिलेट करिए खुद से, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब दूसरा। तो दोस्तों अब हमने जब 2 टाइप्स पढ़ लिए हैं मोशन के, तो अब तीसरा टाइप आता है ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। तो दोस्तों जब भी कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करे या बैक एंड फोर्थ मोशन करे, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहां पे लिख दूं टू एंड फ्रो। टू का मतलब होता है आगे की तरफ,
फ्रो का मतलब पीछे की तरफ, या वाइस वर्सा कुछ भी आप बोल सकते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन, मतलब आगे पीछे इस तरीके के मोशन जब भी होते हैं तो उन्हें बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेंडुलम। आपने अगर वॉल क्लॉक्स वगैरह में पेंडुलम देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। अब होता ये है पेंडुलम में, हम ऑसिलेटरी मतलब देखो पेंडुलम करता है ऑसिलेटरी मोशन, एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि होता क्या है ऑसिलेटरी मोशन। तो पहले मान लीजिए ये अपनी मीन पोजीशन पे पहले है पेंडुलम, ठीक है, मीन पोजीशन पे। ये क्या होगा, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक आया, ये जो इसकी पोजीशन है ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये पेंडुलम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक आया, ठीक है, फिर वापस लौट के गया, अपनी मीन पोजीशन पर आया और फिर दूसरी साइड अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आया। तो ये किस तरीके का मोशन हो गया, आगे और फिर पीछे। और अब फिर ये पूरी एक साइकिल कैसे कंप्लीट करेगा, जब ये वापस अपने मीन पोजीशन पर आ जाएगा। इसका मतलब अपनी मीन पोजीशन से पहले ऐसे आया, फिर मीन पोजीशन पर, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर मीन पोजीशन पर, और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस को टच करेगा बार बार, है ना। तो ये इस टाइप का मोशन कहलाएगा ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन बार बार रिपीटेडली हो रहा है, इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। अब इसमें एक और चीज समझने वाली बात है कि मीन पोजीशन से, ये मान लीजिए यहां पे है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो इसमें इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये ए जो मैंने लिखा है, ये दोनों साइड एम्पलीट्यूड बराबर होगा, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जितना भी डिस्टेंस होगा वो ए मतलब एम्पलीट्यूड होगा। ये चीज क्लियर है। अब देखिए ये तो हो गया ऑसिलेटरी मोशन, अच्छे से आपको समझ में आएगा ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है। इसके कई एग्जांपल्स होते हैं, आप कई एग्जांपल्स देख सकते हैं, मैंने नोट्स में डाल दिए हैं, है ना। अब वाइब्रेटरी मोशन को हम समझेंगे एक फोर्क के माध्यम से, टर्निंग फोर्क के माध्यम से समझेंगे। ये क्या है, टर्निंग टर्निंग फोर्क। ये इसी डिजाइन में एक फोर्क होती है जो वाइब्रेशंस के लिए जानी जाती है। जैसे ये जो फोर्क है इसको हम थोड़ा सा ऐसा हिलाएंगे ना तो ये वाइब्रेट होगी, ठीक है। तो ये फोर्क में क्या होता है, इतना सा हमने किया, मतलब ऐसे ही कोई मैंने एक मेटल का टुकड़ा लिया, इसमें थोड़ा सा ऐसा करेंगे ना बहुत देर तक वाइब्रेट होती रहेगी बहुत स्पीड में। तो अब हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है। तो जब भी ऑसिलेटरी मोशन में एम्पलीट्यूड जो होता है, मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने का जो डिस्टेंस होता है वो माइक्रोस्कोपिक हो जाता है, मतलब इतना छोटा डिस्टेंस हो जाता है एम्पलीट्यूड का कि वो चीज वहीं पर ऐसे होने लगती है। मतलब वो टू एंड फ्रो मोशन तो कर रही है लेकिन एम्पलीट्यूड माइक्रोस्कोपिक होने के कारण हमें एक बहुत ही स्पष्ट मोशन इस तरीके से नहीं देखने मिलता, वो अपनी जगह पर ऐसे करने लगती है। जब भी ऐसा होता है तो उसे हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। दोनों में डिफरेंस कहां पे आता है, इसमें एम्पलीट्यूड सफिशिएंट या कंसिडरेबल होता है, लेकिन इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। तो दोस्तों आपको तीनों जो टाइप्स है मोशन के वो अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत सारे हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़े, इसी के बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट में स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जब तक आप अच्छे से रिवीजन करिए और हमारी वीडियोस को, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता है वीडियो में तो कमेंट कर हमें सजेशन जरूर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।